माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उद्देश्य की दूसरी अवधारणा अर्थात मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ की चर्चा करेंगे। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ अथवा मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ का तात्पर्य क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ का मतलब है कि जो उसके स्वामी हैं, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गए धन को, उनके मूल्य को कैसे अधिकतम किया जाए। यह फर्म के वैल्यू को अधिकतम करने के रूप में भी माना जाता है। इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म और अथवा मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। अंशों के बाजार मूल्य को अधिकतम करने से भी इसका तात्पर्य होता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ के जो उद्देश्य को मानने वाले, इस रूप में इसके उद्देश्य की व्याख्या करने वाले विद्वान फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ का यह स्पष्ट मत है कि वर्तमान समय में अंडर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम इसके उद्देश्यों की पूर्ति इसके केवल लाभ को अधिकतम करके नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति तभी की जा सकती है जबकि कंपनी के इन्वेस्टर्स की जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको पूरा किया जाए और उनके फंड का उपयोग जो है वो इस प्रकार से अनुकूलतम आधार पर करने को सुनिश्चित किया जा सके ताकि कंपनी के या फर्म के मूल्य को भी अधिकतम किया जा सके। यह उद्देश्य जो है मुख्य रूप से जिन कारणों के आधार पर इसे मान्य किया गया है या इस उद्देश्य को परिभाषित किया गया है, उसमें प्रमुख कारक इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कि इट कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यह मुद्रा के समय मूल्य को ध्यान में रखता है। दूसरा, इट आल्सो कंसीडर्स द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ एनी इंटरप्राइज। यह जोखिम के तत्व को भी ध्यान में रखता है। इसी प्रकार से मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ एक प्रकार से निवेशकों में विश्वास जागृत करता है, उनको ये इंश्योर करता है कि उनके फंड का एलोकेशन और यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, ऑप्टिमम होगा। यानी इट इज आल्सो इंश्योर्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ द फंड। इस प्रकार से यह उन कमियों को दूर करता है जो कमियां मुख्य रूप से लाभ को अधिकतम करने के सिद्धांत के अंतर्गत जो है
मानी गई हैं। इस उद्देश्य में एक प्रमुख बिंदु ये भी है कि इट आल्सो कंसीडर द क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स, यानी ये लाभ के गुणवत्ता को भी ध्यान में रखता है। लाभ की गुणवत्ता का मतलब है कि डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ बेनिफिट्स, यानी जो लाभ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका हमें अनुमान हम करते हैं, उनकी जो मात्रा है, उनकी जो निश्चितता की मात्रा है, उसको भी ये इंश्योर करता है। और इन सब बिंदुओं के आधार पर दी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ ऑब्जेक्टिव एक प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी स्थापित करता है। अर्थात फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके जब वित्तीय कार्यों का संपादन वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, तो वो कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा करते हैं या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कंपनी के कर्मचारी, आउटसाइड क्रेडिटर्स और सरकार तथा समाज सभी के हित भी एक प्रकार से प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं निवेशकों के इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अधिक से अधिक करके। लाभ को अधिकतम करना अथवा धन को अधिकतम करना, इन दोनों उद्देश्यों की अगर हम आपस में तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि वर्तमान समय में अंडर द मॉडर्न अप्रोच द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ, लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी पर्याप्त मात्रा में लाभ भी अर्जित करे। अर्थात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उद्देश्य की पूर्ति का आधार बन सकता है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए कंपनी को जो कार्य कंपनी के द्वारा, कंपनी के वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा किए जाते हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो निर्णय हैं, उन निर्णयों के माध्यम से उनमें समन्वय स्थापित करते हुए आपसी कोऑर्डिनेशन बनाते हुए ही निवेशकों के धन को अधिकतम करने के उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। इसमें पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अर्थात विनियोग निर्णय, दूसरा
फाइनेंसिंग डिसीजंस अर्थात वित्तीयकरण से संबंधित निर्णय, और तीसरा डिविडेंड डिसीजंस अर्थात लाभांश से संबंधित निर्णय। ये तीनों प्रकार के जो निर्णय हैं ये एक तरह से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए तीनों निर्णय में समन्वय स्थापित करके ही इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। अंडर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कंपनी सबसे पहले यह अनुमान करती है कि कंपनी के लिए कौन कौन सी संपत्तियों की आवश्यकता है, किन किन असेट्स की आवश्यकता है, और उसके संबंध में उसको दो प्रकार के विनियोग का निर्णय लेना पड़ता है। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उन संपत्तियों में विनियोग करने का निर्णय लिया जाता है जिनसे दीर्घकाल तक या भविष्य में एक तरह से रिटर्न प्राप्त होता है और इन संपत्तियों का उपयोग भी दीर्घकाल तक होता है। यह चूँकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, अतः इस प्रकार के निर्णय स्ट्रैटेजिक डिसीजंस माने जाते हैं। अतः ऐसे निर्णय ठोस नीतियों और जो विधियां हैं मूल्यांकन की, प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशंस की, उनके आधार पर इन प्रोजेक्ट्स जो वैकल्पिक अल्टरनेटिव प्रपोजल्स होते हैं उनका मूल्यांकन करके निर्णय लेना पड़ता है। अंडर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्किंग कैपिटल के विषय में निर्णय लेती है और डे टू डे स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी उसके विषय में निर्णय लेती है कि उसके संबंध में वित्तीय क्या आवश्यकताएं हैं। दूसरे प्रकार का जो निर्णय है वो है फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब है कि कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के स्वरूप को तय करती है। रेशियो ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल यानी ऋण पूंजी और अंश पूंजी का क्या अनुपात होना चाहिए, इसको निर्धारित करती है। और इसी प्रकार से डिविडेंड डिसीजंस के अंतर्गत कंपनी ये सुनिश्चित करती है, अपनी लाभांश नीति को निर्धारित करती है कि कंपनी के लाभ का जो हिस्सा उसके इन्वेस्टर्स के बीच में डिविडेंड के रूप में बांटा जाना है, उसका कितना हिस्सा उनको डिविडेंड के रूप में दिया जाए और कितना हिस्सा उसको रिटेन किया जाए फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें एक तरह से सामंजस्य स्थापित कंपनी अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए करती है। इस प्रकार से ये तीनों निर्णय कंपनी के वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा बहुत ही केयरफुल एनालिसिस के आधार पर करते हुए कंपनी धन को अधिकतम करने के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है।